आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। और अगर हम पहले बात कर लें इम्यून रिस्पॉन्स की कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जहाँ पर और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उस तरह से एक और सिस्टम है जिसे कि इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जिसे कि दिफाई निज़ाम कहा जाता है, जो कि हमें बचाता है मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या कर सकते हैं, जो बीमारी की वजह बन सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, वायरसेस हैं। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, इसी तरह से और कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन, जो कि पैथोजन क्या कहते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट को, जिसे कि क्या कहा जाता है, जिसे कि एंटीजन कहा जाता है। मतलब जितने भी वायरस, बैक्टीरिया हैं या फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं या एक्टिवेट करते हैं, उन्हें एंटीजन कहा जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम उन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है, उनको पहचानता है, और पहचानने के बाद जो है उन सब्सटेंसेस के खिलाफ जो है एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उस रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है? उस रिस्पॉन्स को कहा जाता है इम्यून रिस्पॉन्स। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को। सबसे पहले हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जब किसी पर्सन का फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है, मतलब ये कि अगर किसी पर्सन में पहली दफ़ा कोई एंटीजन एंटर होता है उसकी बॉडी में, मतलब ये कि वो एंटीजन उससे पहले उसकी बॉडी में कभी एंटर ना हुआ हो, तो फिर क्या होता है, फिर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो, या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। वो जो पहला रिस्पॉन्स है जो कि उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा दिफाई निज़ाम जनरेट करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 4 स्टेजेस में। तो जो पहली स्टेज है उसे कहा जाता है लैग या फिर लेटेंट फेज। अब ये वाला जो फेज है इसमें हम देखते हैं कि कौन सा वाला टाइम आता है। इसमें वो वाला टाइम है जिसमें हम कहते हैं, जिसमें जो एंटीजन का एक्सपोजर से लेके हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती हैं उस टाइम तक का, मतलब जो दौरानिया है वो वाला आता है, उसे लैग फेज कहा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें कि तकरीबन कितना वक्त लगता है, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 1 हफ्ता भी लग जाता है। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कौन से हैं, वाइट ब्लड सेल्स में फर्दर हम देखते हैं कि खास बी और टी सेल्स हैं। अब ये जो मेच्योर बी और टी सेल्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं, और ये कब एक्टिवेट होते हैं? जब इनका एक्सपोजर होता है एंटीजन के साथ। मतलब ये कि जब एंटीजन जो है वो अटैच होता है इनके रिसेप्टर्स के ऊपर। ये वाली जो जगह है जहाँ पर एंटीजन आके बाइंड करता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है। और जब एंटीजन की मौजूदगी को ये पहचान लेते हैं तो उसके पहचानने के बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो बी सेल्स हैं वो ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई शेप, जिन्हें कि एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। अब अगर हम फर्दर देखें और सेकेंड फेज़ की बात करें तो वो है एक्सपोनेंशियल फेज़। एक्सपोनेंशियल फेज़ कौन सा वाला फेज़ है? जिसमें एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब एंटीबॉडीज़ का लेवल किस तरह से ज़्यादा हो जाएगा? जब एंटीबॉडीज़ बनाने वाले सेल्स जो हैं, जब उनकी मिकदार, उनका नंबर ज़्यादा होगा। और एंटीबॉडी बनाने वाले कौन से वाले सेल्स हैं? जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो बी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। उसमें भी हम थोड़ा सा अगर और फर्दर डिटेल में देखें तो हम देखते हैं कि जब बॉडी में कोई एंटीजन एंटर होता है, या फिर जब हम कहते हैं कि बी सेल का एक्सपोजर जो है वो किसी एंटीजन के साथ होता है, तो फिर फर्दर वो मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद वो प्लाज्मा सेल्स बनाता है। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं। तो हमने देखा कि जब एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर हुआ तो बी सेल्स ने क्या किया, वो प्रोलिफरेट हुए, उन्होंने बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स बनाना शुरू किए, मतलब मेच्योर होकर प्लाज्मा सेल्स बने। अब जब इन प्लाज्मा सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका नंबर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है कि एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स हैं, वो वाले सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं। अब अगर हम थर्ड फेज़ की बात करें तो वो है स्टेडी या प्लेटो फेज़। इसमें हम कहते हैं कि एंटीबॉडी का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। इसका लेवल किस तरह से कांस्टेंट रहता है? उसमें हम देखते हैं कि कॉन्टीन्यूसली जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बन भी रही हैं, और साथ में क्या हो रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ जो हैं जो कि फर्दर उस एंटीजन के साथ फाइट कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, और उसमें क्या हो रहा है, वो
डिग्रेड भी हो रही हैं, मतलब ये ख़त्म भी हो रही हैं। तो जितनी बन रही हैं उतनी ख़त्म हो रही हैं, इसलिए इनका जो नंबर है वो हमें देखने में कांस्टेंट लगता है, इसलिए इस फेज को स्टेडी फेज कहा जाता है। अगर हम फोर्थ फेज की बात करें तो वो है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि अब इसमें क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी का जो लेवल है या फिर हम कह सकते हैं उसका जो नंबर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब एंटीबॉडी का नंबर किस तरह से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो उसको बनाने वाले सेल्स हैं जिन्हें के प्लाज्मा बी सेल्स कहा जाता है या प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो क्यों होना स्टार्ट हो जाएगी, हम देखते हैं कि जो न्यू प्लाज्मा सेल्स हैं वो नहीं बनते, और उसकी क्या रीज़न है, वो क्यों नहीं बनते, क्योंकि जो एंटीजन है जिसे कि इम्यूनोजिन भी कहा जाता है वो बॉडी से अब तकरीबन एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि फर्दर न्यू प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं होगी तब, क्योंकि और एंटीबॉडीज़ अब बॉडी में चाहिए नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम देख रहे थे एंटीबॉडी कब बनती है, जब एंटीजन, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि एंटीजन आएगा और उसकी वजह से बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब इनको बना मतलब जो एक्टिवेट करने वाले एंटीजन हैं, जो इम्यूनोजिन हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फर्दर बी सेल्स जो हैं वो फर्दर प्लाज्मा सेल्स को मैच्योर नहीं करेंगे, और जब और ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, एंटीबॉडीज़ जो हैं उतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं होगी और वो बनेंगी नहीं। तो ये तो हमने 4 फेजेस पढ़े जो किस में आते हैं, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में। अब अगर हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा वाला इम्यून रिस्पॉन्स है, इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई एंटीजन जो कि पहले से बॉडी में एक दफ़ा उसका एक्सपोजर हो चुका है, मतलब ये कि एक दफ़ा वो बॉडी में एंटर हुआ था, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, और एक्टिवेट होने के बाद उस एंटीजन के ख़िलाफ़ मतलब हमारे इम्यून सिस्टम ने फ़ाइट की, तो फर्दर वो क्या हुआ, एंटीजन जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि वो बॉडी से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वही एंटीजन दोबारा बॉडी में एंटर हो, जो कि हम कह रहे हैं कि प्रीवियसली इनकाउंटर्ड एंटीजन, कि जो पहले एक दफ़ा उसका इनकाउंटर हो चुका है, अगर वो दोबारा बॉडी में एंटर होगा तो तब जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, मतलब जो हमारा दिफाई निज़ाम जब तब एक्टिवेट होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। अब ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, इसमें हम देखते हैं कि जो लैग फेस है वो बहुत शॉर्ट होता है। लैग फेज जैसे कि हमने ऊपर बात की थी वो वाला फेज है जो बॉडी में एंटीजन के इनकाउंटर होने से लेके एंटीबॉडी की प्रोडक्शन तक का फेज है, बनने का मतलब एंटीबॉडी के बनने का जो फेज है कि बॉडी में एंटीबॉडीज मिले, उस फेज को लैग फेज कहा जाता है, वो बहुत कम होगा। और इसमें क्या है कि उसमें हमने देखा था कि वीक्स लग जाते हैं कि एंटीबॉडीज जो है उनका लेवल हाई होने में, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नज़र आती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें एंटी लैग फेज जो है उसका दौरानिया कम होता है, वो शॉर्टर होता है। अगर उसकी वजह देखी जाए कि वो क्यों होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब हमारा बी सेल्स जो हैं और टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, तो वो साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं मेमोरी टी एंड बी सेल्स। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब एंटीजन का इनकाउंटर होता है तो वो प्लाज्मा सेल्स बनाने के साथ साथ क्या बनाता है, मेमोरी बी सेल्स। इसी तरह से मेमोरी टी सेल्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो मेमोरी बी सेल्स और जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये उस एंटीजन को याद रखते हैं जो कि हम कह रहे हैं कि कब प्रोड्यूस होते हैं। ये मेमोरी बी और टी सेल्स प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के रिजल्ट में ये मेमोरी बी और टी सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। और क्योंकि इन्होंने याद रखा हुआ होता है उस एंटीजन को, तो इसलिए फ़ौरन से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो बहुत रैपिड है, मतलब ये कि वो बहुत तेज़ है। अब उसके बहुत रैपिड होने की वजह से, तेज़ होने की वजह से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लैग फेज जो है वो बहुत कम होगा, 3 से 4 दिन के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर हम देखते हैं कि जो एंटीजन है वो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब ये कि ख़त्म कर दिया जाएगा। और क्योंकि ये ड्यूरेशन कम है तो जो एंटीजन है उसको इतना टाइम नहीं मिल सकेगा कि वो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सके। और ये जो एंटीबॉडीज़ हम देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के रिजल्ट में बनती हैं,
वो हमारी सर्कुलेशन में, मतलब जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे ब्लड में जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक रहती हैं, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर करें, मतलब ये कि इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि इन्फेक्शन जो है वो दोबारा से नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में।